हेलो डियर स्टूडेंट्स। एल्किल हैलाइड हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे और हमने आपको एल्केन के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न जो थे, मीन्स एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के एक हैलोजन लगा दिया जाए तो इसको बोला जाता है एल्केन के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, एल्केन के मोनो हैलाइड डेरिवेटिव्स, तो इनका सारा टॉपिक जो हमारा मोनो हैलोजन व्युत्पन्न थे, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो उसी में से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसी एग्जांपल की मदद से मैं पूरा टॉपिक जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है एल्किल हैलाइड में वो रिवाइज करा रहा हूँ। आप देखिए, रिएक्शन जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे आपको चीजें याद नहीं होने वाली। ठीक है, इनका मैकेनिज्म कुछ लोगों का आपके सिलेबस में है, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म सिलेबस में होने का ये मतलब है SN1 SN2 दिया हुआ है तो उन पर बेसिस जो भी होंगे वो चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल की मदद से जितना भी अभी आपको पढ़ाया गया है मैं वो याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि मतलब आप अभी जो कवर कराया गया उसमें एल्केन के मोनोहैलाइड डेरिवेटिव पढ़ाया गया है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए एक हैलोजन से। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने एग्जांपल लिया है CH3CH2Br। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये CH3CH2 और यहाँ पर भी H होता तो CH3CH3 मतलब एथेन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस किया है? ब्रोमीन से। ठीक है, तो ब्रोमाइड लगा मतलब ये है आपका एथिल ब्रोमाइड या बोल सकते हैं ब्रोमो एथेन। तो ये ब्रोमो एथेन जो है वो एक एल्केन का मोनोहैलाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, ये मैंने लिया यहाँ ब्रोमीन के जगह पे आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसी एग्जांपल की मदद से मैं आपको पूरे एल्केन के मोनोहैलाइड डेरिवेटिव जो आपके सिलेबस में उतना रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पहले इनको बनाने की विधि। तो देखिए, पहला मेथड मैंने लिया अल्कोहल से। अल्कोहल से आपका क्या बनाना है? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, एल्केन के मोनो हैलाइड डेरिवेटिव। तो देखिए, ये आपका है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दी जाए? आप ध्यान रखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HBr। तो देखिए करेगा क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 जो करता है, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो डिहाइड्रेशन कर देता है, मतलब यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। तो ये आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। CH3CH2OH हीट करेंगे तो OH और यहां से H निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, फिर HBr जुड़ जाएगा, तो CH2 के जगह पे एक H लगा तो CH3 और दूसरे CH2 के जगह पे Br लगा तो Br हो जाएगा, मतलब CH2H मतलब CH3 फिर CH2Br। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 HBr से कराएंगे तो OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, मीन CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया। दूसरा ध्यान दीजिए, CH3CH2OH की रिएक्शन HBr हो या NaBr हो, सोडियम ब्रोमाइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 हो तो भी सेम रिएक्शन होती है, ये Br OH के जगह पे रिप्लेस हो जाता है। मतलब आपको ये अपने दिमाग में सेव करना है, अल्कोहल की रिएक्शन HBr कंसंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल की रिएक्शन NaBr कंसंट्रेटेड H2SO4 हो तो आपका OH जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है Br से। क्या बन जाता है? अल्कोहल रिप्लेस हो गया Br से, तो आपका एल्केन का मोनोहैलाइड डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, अब ये तो आपको इस पर मैंने आपको ध्यान दीजिए, अगर अल्कोहल की रेड फास्फोरस से 3 तरीके की रिएक्शन करवाई गई थी, यहाँ पर एक मैंने लिया है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, CH3CH2OH ये आपका क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस Br2, मतलब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाई जाए तो OH क्या होता है? Br से रिप्लेस हो जाता है, मतलब क्या बन जाएगा? CH3CH2Br। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, CH2CH2 है मतलब एथिलीन की रिएक्शन किससे करवा दी जाए? HBr से, तो ये यही वाली रिएक्शन है। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 जब निकाल के अगली स्टेप पे जो करता है वो यहाँ डायरेक्ट होगा। CH2CH2 HBr मतलब मार्कोनिकॉफ जो आप पढ़े हुए थे, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन होगा, तो एक जगह H लगेगा एक जगह Br। H कहाँ लगता है? जहां पर कम या जहां पर ज्यादा H हो। ठीक है,
H प्लस पहले अटैक करेगा, हाँ ठीक है। आपको ये मार्कोनिकॉफ के रूल में बताया गया है, ठीक है, कि H और Br को हमें जोड़ना होता है, तो H मार्कोनिकॉफ के रूल में वहां लगता है, ठीक है, जहां पर ज्यादा H हो, और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में लगता है उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिसके पास कम H हो। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, तो ये वहां हाइड्रोजन लगेगा जहां पर कम हाइड्रोजन हो लेकिन दोनों जगह हाइड्रोजन बराबर है, तो चाहे जहां जोड़ दीजिए, एक जगह H लगा देंगे, एक जगह क्या लगा देंगे Br, तो CH3 और CH2 Br हो जाएगा, यही चीज बन जाए। देखिए Br2H ये तो आप पढ़ रखे हैं, ब्रोमिनेशन करवाना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि आपके एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाए तो एक हाइड्रोजन, एक मोल अगर प्रेजेंट है तो एक हाइड्रोजन एक Br से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, CH3 CH2 Br बन जाएगा। और आप अगर ध्यान दीजिए तो ये 1 2 3 4 5 मेथड यहाँ मैंने आपको बताई, ठीक है। आपको ये रेड फास्फोरस वाले से 3 तरीके से बताया था, आपके पुराने लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो फास्फोरस और ब्रोमीन से रिएक्शन करवा के, अच्छा यहीं पर इसी की रिएक्शन PCl5 से करा के करवाई गई थी, ठीक है। तो आपको अगर पुराने लेक्चर्स जाके आप देखेंगे तो और भी मेथड वहां दिए हुए हैं, यहाँ पर जितना मैंने बोर्ड पे बनाया है उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लिखने की जगह अभी इसमें नहीं है। तो देखिए इतने मेथड तो आपको समझ में आ गए। अब देखिए ये अपना क्या बन गया, अच्छा यहीं पर ध्यान देना है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है मतलब ये क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड की केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। आपको पहले ही बताया गया कि इसकी रिएक्शन अगर एक्वस KOH से करवाऊंगा, एक्वस मतलब जलीय, तो ये Br रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो यहाँ ध्यान दीजिए एक्वस KOH है तो ये Br रिप्लेस हो जाएगा OH से, मतलब ये आपका एथिल ब्रोमाइड था, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा इसी की रिएक्शन एक्वस KOH से करवाया गया था, अल्कोहलिक KOH हो तो वो क्या करता है, यहाँ से Br और बगल वाले कार्बन से H निकाल देता है, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, HBr निकल जाएगा, तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ध्यान दीजिए। मॉइस्ट Ag2 मतलब मॉइस्ट का मतलब नमी हो, मतलब Ag2O हो और प्लस H2O हो, तो वो क्या करता है, इस Br को रिप्लेस कर देता है OH से, फिर एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ये तीनों हो गए। पुराने लेक्चर को आप ध्यान दीजिए, यहाँ से भी आप याद करने की कोशिश करिए। फिर देखिए CH3 CH2 Br, LiLH4 ईथर, LiLH4 ईथर का क्या मतलब है, ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये 2 हाइड्रोजन आपको देगा, ठीक है, 2 नहीं वैसे ये 4 हाइड्रोजन देगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, मतलब आप समझिए 2 हाइड्रोजन दिया, 4 देंगे, जब इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये 4 एक ही मॉलिक्यूल से देगा, तो 4 हाइड्रोजन आएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, एक H यहाँ एक H इसको दे देगा, तो ये CH3 हो जाएगा और HBr बन जाएगा, मतलब आपका एल्केन बन गया, ठीक है। CH2O यानी ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ईथर बनाने की विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, ठीक है, ईथर बनाने का विलियमसन विधि, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले ही बताया है। क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, ये आपका क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो सोडियम एथॉक्साइड है, ठीक है, ये एथॉक्साइड है, ठीक है, या एल्कोक्साइड आप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, सोडियम, ये आपका इधर एथेन है तो एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई गई है, एथिल ब्रोमाइड से, ये Br और ये Na एक साथ सेपरेट आउट हो जाएगा, C2H5O CH2 CH3 लग जाएगा, तो देखिए C2H5O CH2 CH3 को भी बोलेंगे C2H5, मतलब क्या है, Na Br को एक साथ जोड़ दीजिए, O C2H5 एक तरफ और CH2 CH3 मतलब C2H5 एक तरफ, मतलब ये अपना बन गया डाइएथिल ईथर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियमसन विधि ईथर बनाने की, आप ईथर में भी पढ़ेंगे, ये आपके यहाँ डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि विलियमसन संश्लेषण क्या है, आप लिखिए, 1 नंबर 2 नंबर कहीं भी पूछा जा सकता है। देखिए इसी की रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgCN से कराएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इस Br को हटा के NC लगा देना है, मतलब आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, ये एथिल आइसोसाइनाइड। अगर KCN से कराएंगे तो इस Br को हटा के Cn लगा देना है, याद करना है आपको, CH3 CH2 Cn लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल साइनाइड, Cn है तो साइनाइड, NC है तो आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल नाइट्राइल, और इसको क्या बोलेंगे, एथिल साइनाइड, ठीक है। NaNO2 से करवाएंगे तो आपको ध्यान रखना है सोडियम नाइट्राइट है, तो यहाँ पर NO2 आपके यहाँ Br से लगेगा, मतलब ONO लगेगा, तो ये क्या बन गया, एथिल नाइट्राइट,
और उसके बाद अगर आप इसी की रिएक्शन AgNO2 से करवाएंगे तो ये NO2 सीधे जाके लगेगा, ये बनेगा एथेन नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपको एकदम सीधे सीधे सारी चीजें जितनी यहाँ पर लिखी हुई है आपको अपने दिमाग में सेव कर लेना है। अब देखिए इसी की रिएक्शन CH3CH2Br मतलब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएंगे तो आपको ये पता है मैग्नीशियम इस बीच में जाके इंटर कर जाएगा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाएगा CH3CH2MgBr। ठीक है, ये आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। ठीक है, इसकी मदद से हम बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे आपके अल्कोहल में जब पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब आपके का क्या नाम है एल्डिहाइड और कीटोन में जब हम पहुंचेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन से ठीक है हम डिफरेंट रिएक्शन करवा के ग्रिग्नार्ड रेजेंट की मदद से बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको खोजने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जब ये आएगा टॉपिक तब बताया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए Mg से रिएक्शन करवाया गया तो Mg यहाँ बीच में इंटर कर जाएगा, मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाई जाए। ठीक है, तो क्या बनता है, हमारा बनता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अगर इसी की रिएक्शन एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराई जाए तो आपको ध्यान देना है इस Br के जगह पे क्या हो जाएगा SH, और आपको ध्यान देना है OH लगा होता है तो एल्कोहल होता है, SH लगा हुआ होता है तो थायो एल्कोहल होता है। तो ये एथिल एल्कोहल रहता अगर OH होता। ठीक है, अब ये अगर SH लग गया है तो थायो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम के आगे थायो लगा देंगे। देखिए CH3COH अगर ये होता तो एसिटिक एसिड होता। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको पता है ये AgBr एक साथ एडअप हो जाएगा, CH3CH2 COOCH3 ये आपका बन गया, ये आपका क्या है, ये ईस्टर बना हुआ है। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और अगर इसी की रिएक्शन Na ईथर वुड्स रिएक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी अभिक्रिया ये है, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये भी आपको बताया गया है, वुड्स रिएक्शन पूरा प्रॉपर लिख के मैंने आपको दिया है। ठीक है, कुछ दिन बाद मैंने आज केमिस्ट्री का वीडियो डाला, इसलिए मैंने सोचा कि ये पुरानी चीजें पूरी रिवाइज कराई जाए। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, CH3CH2Br और Na ईथर है, मतलब ये वुड्स रिएक्शन है, इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे और दो सोडियम रहेगा, दो सोडियम और दो Br, जब इसके दो मॉलिक्यूल होंगे तो दो Br दो Na जुड़ के दो NaBr, और इसके दो मॉलिक्यूल होंगे तो दो Br तो निकल गया, CH3CH2 और CH3CH2 बचा हुआ है, दोनों जुड़ जाएंगे, कपलिंग कर जाएंगे तो CH3CH2 फिर CH2 फिर CH3, मतलब क्या बन जाएगा, 4 कार्बन ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा चीज आप अभी तक जितना पढ़ रखे हैं। अच्छा, एक ये रिएक्शन बची हुई है, इसी की रिएक्शन अगर जिंक से करवाया जाए, मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से कराई जाती है तो डाई एल्किल जिंक बनता है, मतलब इसी के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, इसी के दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, CH3CH2 का होल ट्वाइस Zn, और दो Br जो होंगे वो दो Zn, यहाँ एक नहीं दो लिया जाता है, एक Zn Br के साथ जुड़ के ZnBr2 बना लेगा, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये आपका CH3CH2 का होल ट्वाइस Zn जुड़ जाएगा, डाई एल्किल जिंक होता है। ठीक है, तो ये डाई एथिल जिंक होगा, डाई एथिल जिंक। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं पहले, यहाँ से एक रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको एकदम सारे जितने भी रिएक्शंस हैं जब तक अच्छे से याद नहीं होंगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब सारे के सारे रिएक्शंस आपको क्या होने चाहिए, एक सही तरीके से सारी चीजें याद होने चाहिए कि किससे क्या रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, किसके बाद क्या बनता है और किसके बाद क्या बनता है। ठीक है, मतलब किससे किसकी रिएक्शन होगी, इससे किससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, एकदम सही तरीके से याद करना है। जब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होंगी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन में आपको यही देखा जाता है कि कितनी ज्यादा आपको याद है, और कन्वर्जन हमेशा लगभग 2 क्वेश्चन तो वहां से आना एकदम तय ही रहता है। ठीक है, और अगर कहीं एंट्रेंस वगैरह देने जाएंगे तो वहां तो रिएक्शंस भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, आपके वहां रिएक्शंस कई सारे कन्वर्जन वाले दिए रहते हैं, और वहां पर अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अब देखिए एल्केन के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव तो हम लोग पढ़ लिए, अब एल्केन के हम लोग एल्केन की डाई हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब मोनो हैलाइड डेरिवेटिव तो हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्केन के डाई
हैलाइड डेरिवेटिव। अब देखिए डाई हैलाइड डेरिवेटिव दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं CH4 C2H6 CH3 CH2 CH3, देखिए इन सबको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डाई हैलाइड डेरिवेटिव में क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। दो हाइड्रोजन निकाल के दो क्लोरीन लगाना है, तो ये तो होगा CH2 Cl2, या आपका यहाँ X2 ही मैं कर दे रहा हूं, अभी ध्यान दीजिए। X का मतलब क्या होता है वो आप जान रहे हैं, हैलोजन। अब यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या CH3 और फिर CH 2X लगा दें, ठीक। या क्या हो सकता है, या हो सकता है कि एक हैलोजन यहां से रिप्लेस हो, एक हैलोजन यहां से रिप्लेस हो। मतलब क्या है कि CH3 के जगह पे हो जाए CH2, फिर हो जाए CH2, और एक X यहां लग जाए, एक X यहां लग जाए। देखिए इसके केस में क्या हो सकता है, दोनों हैलोजन यहां पे लग जाए, या एक हैलोजन यहां लग जाए, एक हैलोजन यहां लग जाए, या क्या हो सकता है एक हैलोजन यहां लग जाए, एक हैलोजन यहां लग जाए, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर आप यहां ध्यान दीजिए तो CH3 CH2 CHX, या मैं एक ही कंडीशन और ले रहा हूं CH3 CH CH2, एक X यहां लग जाए और एक X यहां लग जाए। तो आपको ध्यान देना है, कहने का जो मतलब मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूं उस पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करिए तो समझ में आएगा। मोनो हैलाइड डेरिवेटिव में भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो, यहां से रिप्लेस हो, ठीक है। ये भी हम लोग करेंगे जब हमको आइसोमेरिज्म दिखाना होगा, कितने आइसोमर बनेंगे तो वो भी मैं सिखाऊंगा। वो तो 11th का टॉपिक आइसोमेरिज्म है आपके यहाँ, लेकिन यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म कराऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों हाइड्रोजन हैलोजन से जो रिप्लेस हुए हैं वो एक ही कार्बन पे है, और यहाँ क्या है, एक ही कार्बन पे, यहाँ क्या है, दोनों कार्बन पे रिप्लेस हुए हैं। इस वाले केस में एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन से रिप्लेस हुए हैं अलग अलग। तो देखिए इनके बनाने की जो विधि है वो आपके सिलेबस में, ठीक है, पहले तो था एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव जो है, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आपके यहाँ एकदम बढ़िया से दे रखा है, वो आपको करवाना है। फिर उसके बाद हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, हैलोफॉर्म होते क्या है, ठीक है, ये आपको कराना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं इनके, वो आपके सिलेबस में दे रखा है, तो वो सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इनको नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, तो देखिए दो बात आपको ध्यान देना है, जेमिनल जेम और याद रखना है विसिनल विस। देखिए जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, जब दोनों हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस एक ही कार्बन से हो तो उनको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब आपको याद रखना है कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड लगे हुए हों, एक ही कार्बन पर अगर दोनों हैलाइड लगे हुए हैं तो उनका नाम होगा जेम डाइहैलाइड। और अगर हैलोजन, जैसे इसका नाम जेम डाइहैलाइड होगा क्योंकि इस पर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसका नाम होगा विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये क्या है, जेम डाइहैलाइड है, और ये क्या है, विस डाइहैलाइड है। मतलब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो जेमिनल डाइहैलाइड होगा, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं आपके दोनों हैलोजन तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अब देखिए जेमिनल डाइहैलाइड के नॉमेनक्लेचर में, जनरल नॉमेनक्लेचर में एल्केलिडीन यूज करते हैं, एल्केलिडीन, एल्केलिडीन यूज करते हैं, और इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनके नाम में एल्कीन ही यूज करते हैं, ठीक है। इनके नाम में जेमिनल डाइहैलाइड में एल्केलिडीन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एल्केलिडीन, ठीक है। और आपके विसिनल डाइहैलाइड के जनरल नेम में एल्कीन डाइहैलाइड ही जनरली बोलते हैं। मतलब जो आपको दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको समझा रहा हूं
अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, और अगर दोनों हैलोजन आपके अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं तो उनको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन लगे हुए हो, अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं तो विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल एंड विसिनल नॉमेनक्लेचर आपको एल्केन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न का समझ में आ गया होगा। आप देखिए इनके आगे हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं, थोड़ा नाम लिख रहे हैं और उनका आईपीएसी नेम लिख दे रहे हैं, 2-3 का तो लिख ही दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए CH3 CH3, अगर इनका नाम अगर ध्यान दीजिए तो ये एथेन है। अच्छा यहीं पर 2 हाइड्रोजन निकाल के अगर 2 क्लोरीन लगा दिया तो ये आपका कौन सा होगा, विसिनल डाइक्लोराइड। विसिनल वाला होगा, क्या होगा, सॉरी जेमिनल होगा, क्या होगा, जेमिनल। अच्छा नाम क्या लगाएंगे इनके, जनरल नेम में अगर आप ध्यान दीजिए तो जनरल नेम में आपको क्या बताया गया है, एल्केलिडीन यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो एथिलीडीन होगा, क्या होगा, एथिलीडीन। एथिलीडीन, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, मुझे सही नहीं लग रहा है। एथिलीडीन डाइक्लोराइड, क्या नाम हुआ इनका, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। अच्छा आईपीएसी नेम लिखेंगे तो देखिए 1 पर ही दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं तो 1,1 डाइक्लोरो, कितने कार्बन है, 2, तो एथेन, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ये हमारा क्या है, ये हमारा IUPAC नेम है। अच्छा इसी को अगर हम ध्यान दें, देखिए CH3 ये एथेन था। अब क्या करें, एक क्लोरीन यहां अगर मैं लगा दूं, एक क्लोरीन यहां, तो ये आपका कैसा है, विसिनल डाइहैलाइड। क्या है ये, विसिनल डाइहैलाइड। एक ही लगा हुआ है तो जेमिनल, अलग अलग लगा हुआ है तो विसिनल। अब देखिए इनके नाम में एल्कीन ही यूज करते हैं तो ये क्या होगा, आपका एल्कीन यूज करेंगे तो 2 है, 2 कार्बन मतलब एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम होगा, एथिलीन, उसमें लिडीन लगाते हैं, इसमें एथिलीन डाइक्लोराइड। आपको ध्यान रखना है एथिलीन डाइक्लोराइड। और आईपीएसी नेम में 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 3 कार्बन का मैं ले रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। नॉमेनक्लेचर आप जान जाइए बस, क्योंकि ये तो आपके यहाँ पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, जैसे मैं 3 कार्बन की बात करूं, CH3 CH2 CH3, तो ये आपका एथेन है। अच्छा यहां से दोनों हाइड्रोजन 3 थे, 2 निकाल के अगर 2 क्लोरीन लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, जेमिनल। क्या नाम होगा, जेमिनल डाइहैलाइड है। क्या नाम होगा, मेथेट्रो प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। और आईपीसी नेम लिखेंगे तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। अच्छा अब इसी को मैं चेंज कर दूं, CH3 CH2 CH3 यही था, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकालूं, यहां Cl लगा दूं, यहां Cl लगा दूं। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH CH Cl, तो देखिए अलग अलग लगा है मतलब ये विसिनल होगा, तो नाम क्या होगा आपका, मेथेट्रोप्रोपिलिडीन। तब होता जब एक ही पर लगा होता, तो नाम क्या होगा, प्रोपीन डाइक्लोराइड। एक ही पे लगा होगा तो लिडीन लगा देंगे, नहीं जनरल प्रोपीन ही रहने देंगे, तो प्रोपीन डाइक्लोराइड। आईपीसी नेम में क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो
प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, एक ही कार्बन पर अगर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, अलग अलग पर लगे हुए हों हैलोजन तो उसको बेसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि एक ही मतलब अगर जेम टाइप का है तो उनके जनरल नेम में लिडीन लगाते हैं, प्रोपिलिडीन, ठीक है, एथिलिडीन, एल्किलिडीन लगाते हैं, मतलब एल्किल में इडीन जोड़ देते हैं, एल्किलिडीन, ठीक है। और अगर अलग अलग लगे हुए हैं तो उनका प्रोपीन ही रहने देते हैं, मतलब एल्कीन डाइक्लोराइड, एल्कीन डाइक्लोराइड ही रहता है, एल्कीन रहेगा उसमें डाइक्लोराइड जोड़ देंगे। 4 कार्बन है तो में ब्यूटीन डाइक्लोराइड बोलेंगे। ब्यूटीन डाइक्लोराइड तब बोलेंगे जब कैसा होगा, आपका विसिनल टाइप का होगा। और अगर आपका जेमिनल टाइप का होगा और 4 कार्बन है तो ब्यूटिलिडीन डाइक्लोराइड बोलेंगे। हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका लिखा हुआ पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आगे, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। इनके बनाने की विधि मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। अभी मैं और देखूंगा नया जो बुक आया है, ठीक है, अभी नई बुक हमें प्रोवाइड होगी, अगर उसमें कुछ डिस्कस किया गया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मोस्टली जो आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव और उसके बाद ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म किसी ना किसी पेपर में तो आपके रहेगा ही रहेगा, 7 सेट बनेंगे, किसी ना किसी एक में रहेगा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और रिलेटेड कुछ रासायनिक समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब है एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन क्या हो, रिप्लेस करके हैलोजन लगा दिए गए हो। तो एल्केन के जो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनका नाम होता है हैलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। अगर क्लोरीन से रिप्लेस होगा तो नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन से रिप्लेस किया जाएगा तो नाम होगा ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन से रिप्लेस किया जाएगा तो नाम होगा आइडोफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका CH4 है मीथेन, और अगर इसको क्लोरीन से रिप्लेस किया जाए तो 3 क्लोरीन लगा दिया जाए तो नाम क्या होगा इसका, क्लोरोफॉर्म। और अगर इसी CH4 को हम किससे रिप्लेस करें, ब्रोमीन से रिप्लेस करें तो क्या नाम होगा, नाम होगा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। और अगर इसी को हम आयोडीन से रिप्लेस करें, ठीक है, किससे रिप्लेस करें, आयोडीन से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा CHI3, तो इसका नाम क्या होगा, आइडोफॉर्म। मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है, एल्केन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है, हैलोफॉर्म, ठीक है, हैलोफॉर्म। एल्केन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव को हैलोफॉर्म बोला जाता है। मतलब एल्केन के 3 हाइड्रोजन को निकालकर 3 हैलोजन लगा दिया जाए तो उनको क्या बोला जाएगा, हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म कौन से यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे वो आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। RCOCH3 टाइप का हो, RCHOS CH3 टाइप का हो, ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। RCHOH CH3 टाइप हो या RCOCH3 टाइप का हो तो ये लोग क्या होते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, हैलोफॉर्म क्या होते हैं, एल्केन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, हैलोफॉर्म। क्लोरीन से रिप्लेस होगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से रिप्लेस होगा ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से रिप्लेस होगा तो आइडोफॉर्म। लेकिन नाम इनका ध्यान दीजिए, इनका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम आइडोफॉर्म, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म। अब अगर यहां पर ध्यान दीजिए आईपीएसी नेम, ठीक है, तो 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या होगा 111 ट्राई आइडोमीथेन, और इसका नाम क्या होगा 111 ट्राइब्रोमोमीथेन। तो देखिए यहां तक तो आपको अपने दिमाग में रखना है। अब देखिए अगले लेक्चर में, क्योंकि हम आपको क्या बनाना सिखाएंगे, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है और इसके ढेर सारे रिएक्शंस जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से तो क्वेश्चन आना एकदम तय है।
क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और पूरा आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप एक बड़ा क्वेश्चन आपके हाथ लग गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा। और एकदम मैं एक लेक्चर में, ठीक है थोड़ा लंबा होगा, लगभग 50 मिनट का लेक्चर होगा, और उस लेक्चर में मैं आपको पूरा क्लोरोफॉर्म एकदम डिटेल में बता दूंगा। आप उसको आराम से 2-3 बार लेक्चर को देखिएगा, एकदम रट डालिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही, आगे कल देखेंगे। थैंक यू।